We are starting with this chemical equilibrium. Chemical equilibrium बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी एकदम फटाफट इसका रिवीजन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन दो टाइप की होती है, वैसे आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हमको पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और इसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा एच रहता है नेगेटिव रहता है ना। अब ये इसको कैसे डिनोट कर सकता है, दैट रिएक्शन इज रिएक्टेंट इज चेंजिंग टू प्रोडक्ट एंड इसके साथ कुछ हीट निकल रही है डेल्टा एच, दिस इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ से ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच हम ऐसे अलग से शुरू करते हैं नेगेटिव, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हम एंडोथर्मिक में से लिख सकते हैं। अब अगर आपके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी फॉर श्योर। और आपकी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो फिर वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी ना। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें कि जो आपका हमको लगता है कि वो एक्सोथर्मिक है लेकिन एंडोथर्मिक होती है। इससे आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन CS2 बता देंगे ना। N और O से मिलकर बनने वाली जितनी चीज़ होती है, NO2 N2O N2O N2O3 N2O4 O2 और F2 से मिलकर बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, O2 F2 ये सारी O2 OF2 वगैरह सब कोई मतलब नहीं इसका, ये बस मैंने बता दिया तो याद रहेगा कहीं ना कहीं मेरे को। में अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट, ये इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड का रेट बराबर होना इंपॉर्टेंट है, ये बराबर हो जाएगा। आपको कभी बताया था पता कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, और कंसंट्रेशन आपके बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है ग्राफ, और ये ग्राफ आपका मैच भी हो सकता है ना। तो कंसंट्रेशन बराबर होना हो, रेट बराबर हो गई होगा कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। पता पड़ गया हमको। एक्टिव मास के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास जो हम ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं ना, जो ब्रैकेट से शो करते हैं, जैसे एक्टिव मास वो मास जो एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है, वो आपका कंसंट्रेशन जो आपका एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है। तो सॉलिड्स के लिए हम एक्टिव मास 1 कंसीडर करते हैं, लिक्विड्स के लिए भी एक्टिव मास 1 ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि ओवरऑल कंसंट्रेशन रिएक्ट करता है ना। जैसे CaCO3 के लिए एक्टिव मास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। CaCO3 होता है सॉलिड होता है। नेक्स्ट चीज़ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जैसे मेरा कंटेनर है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ये गैस मेरी A है, ये मेरी B गैस है ना, तो भी गैस होता है, और चलिए 3 गैसेस बनाता हूँ, फिर मेरी कौन सी CS। तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो वो हो जाएगा आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू टोटल प्रेशर। ये तो बहुत काम आता है 12th चैप्टर सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ेंगे, जो पढ़ते होते हैं पार्शियल प्रेशर होता है P स्टैंडर्ड XA। तो यहाँ पे मैं इसको y से डिनोट कर देता हूँ, तो ये हो जाता है P स्टैंडर्ड XA इक्वल टू सॉरी PA, ये मल्टीप्लाई है, अरे भाई P इंटू y, ये आपका 12th में आएगा, आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है। बाकी ये है आपका मेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो ये PA प्लस PB प्लस PC टोटल प्रेशर होता है, वो PA हो जाएगा उसके मोल्स केसेस मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ये मेरा एक रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहता है कि जो K इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, या फिर पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से बात कर लेते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, KF इनटू ये, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड इसके अकॉर्डिंग जाएगा ना, तो ये हो जाएगा C का पावर C एंड D का पावर। स्टोइकोमेट्रिक क्वेश्चन होता है 5 जाता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, जो ओवरऑल रेट हो जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। एक KF भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो ये बराबर हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है KF बाई KB हो जाएगा। अब ये अगर हम बराबर इसको डिवाइड कर दें, चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, फॉरवर्ड बाई बैकवर्ड कर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। देन A का जाएगा A का पावर A बाई B का पावर B, सॉरी इधर नीचे जाएगा, C का पावर C, D का पावर D बाई A का पावर A, B का पावर B। इसके लिए आप सिंपल लगा लीजिए प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट आता है, K इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, K इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यहाँ पे ठीक है ना। इसी को हम KC भी बोलते हैं, KC KP हो सकता है कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर की बात करें, और KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG क्या होता है, केसेस मोल्स का जो डिफरेंस होता है, केसेस मोल्स का डिफरेंस सारे KP हम हमेशा केसेस के लिए लिखते हैं, जहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिखा, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिखा, उसके लिए हम प्रेशर के लिए, ठीक है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत घुमाया जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ K इक्विवेलेंट डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतना कंफ्यूज करेगा, भाई मैंने प्रेशर ही कर दिया, भाई मैंने वॉल्यूम ही कर दिया, कुछ नहीं वो याद रखना, जब तक टेम्परेचर नहीं बदला है, K इक्विवेलेंट नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ से आ जाता है कि क्लियर तो कर चुका, KP इज इक्वल टू KC RT का पावर डेल्टा NG क्या केसेस मोल्स का डिफरेंस, P इधर है कि C इधर, ये जाते हैं, तो याद रखिए PC उसमें कंप्यूटर डेल्टा NG में बताया था, डेल्टा NG होता है C प्लस D माइनस C प्लस B, तो ये सारी गैसेस समझ चुके हैं। अब टेम्परेचर अगर 1/R हो जाए तो डेल्टा NG कुछ भी हो, KP किसी हो गई होगा, इसको हमारा सिस्टम लॉ KP KC प्लस डेल्टा NG लॉग 1/RT इज इक्वल टू, काम आएगा देखो कंपैरिजन करके किसी इक्वेशन को कंपैरिजन कभी आ जाता है, तो लॉग KP बाई KC इज इक्वल टू डेल्टा NG प्लस लॉग 1/RT, हाँ जी, लॉग K2 बाई K1। अब टेम्परेचर की बात करोगे, टेम्परेचर डेल्टा H बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1, ये आपको सेम आपको क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्वेश्चन मिलेगी सेम, है ना। यहाँ से आप डेल्टा H की बात आती है, तो डेल्टा चार्ज रखेंगे K2 ग्रेटर देन K1, है ना, तो T2 ग्रेटर देन T1 एक्सोथर्मिक के लिए एंडोथर्मिक उल्टा होता है, एंडोथर्मिक मामला सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एंडोथर्मिक में ही रहता है, एंडोथर्मिक में ही रहता है, एक्सोथर्मिक मामला उल्टा हो जाता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक माइनस आता है ना डेल्टा H, तो K2 ग्रेटर देन K1 यहाँ तो T2 का जाएगा कम, एक्सोथर्मिक में रहता है, चलिए बढ़िया। अच्छा जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन मेरी A से भी आ रहा हूँ, अगर इसका केस है तो उसको मैं उल्टा कर दूँ तो 1/K हो जाएगा, इसको मैं 2 करूँगा तो पावर चढ़ेगी, 1/2 करूँगा तो भी इस पे पावर ही चढ़ेगी, थर्मोडायनामिक्स मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में पावर चढ़ती है ना, हाँ जी हाँ जी। बाकी K इक्विवेलेंट वाली बात है, K इक्विवेलेंट अगर 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 3 से ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा, और K इक्विवेलेंट अगर 10 की पावर माइनस 3 से कम होगा तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, हाँ जी।
और ये इसको क्यूसी बोल देता हूँ। क्यूसी ये वाली बात मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया। क्यूसी और के इक्विवेलेंट, क्यूसी कहीं भी लिख सकते हैं, के इक्विवेलेंट सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम पे लिखते हैं। क्यूसी अगर ज़्यादा होगा के इक्विवेलेंट से तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, क्यूसी अगर आपको के इक्विवेलेंट से कम होगा तो रिएक्शन आएगी फॉरवर्ड आएगी, ठीक है इसको। अच्छा अल्फा क्या होता है? अल्फा तुमको पता है ना, रिएक्टर मोल्स बाय इनिशियल मोल्स, उसको बोलते हैं क्या? आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं क्या? अल्फा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका ए गैस है, तो अभी बता रहा हूँ ना, ए गैस मान लीजिए, है ना। अब इस ए गैस से रिएक्शन हो रही है, बी गैस बनना है और सी गैस बनना है, बी गैस बनना है और सी गैस बनना है। तो टी इक्वल टू 0 पे ए मोल्स है, इधर तो प्लस कुछ होगा नहीं। फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे पहुंचने पे इससे एक्स मोल्स कम होंगे, तो इसके एक्स बनेंगे और इसके भी एक्स बनेंगे। टोटल मोल क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो टोटल क्या आ गया आपका? ए प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अब जैसे मान लीजिए आपको के पी लिखना होगा, तो के पी में से लिखूंगा प्रेशर ऑफ पी इंटू प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ ए, ठीक होगा। तो यहाँ देखिए प्रेशर ऑफ सी क्या हो जाएगा? डाल्टन्स लॉ से हमने सीखा था, इसका मोल फ्रैक्शन इंटू पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन का हो जाएगा इसके मोल्स जो कि क्या है? ए बाई टोटल मोल्स जो कि हमने यहाँ पे निकाली है। पी बी क्या हो जाएगा? सेम, इसके भी मोल्स नहीं है, टोटल मोल्स के लिए भी नहीं है, टोटल प्रेशर के लिए भी नहीं है। पी ए क्या हो जाएगा? इसके पर्सनल मोल्स बाई टोटल मोल्स इंटू पी डी। तो ये वाली समझ वाली बात याद नहीं रखना मुझे सच। अच्छा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम जाएगा, क्योंकि हमने सुना देखो पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है। आज हमने देखा पी जो है इक्वल टू वी होता है, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम है, लेकिन प्रेशर बढ़ेगा तो कम की तरफ जाएगा ना। अब ऐसा लीजिए इस पर अगर प्रेशर लगाओ तो ये और कम हो जाएगी, मतलब लेस मोल्स की तरफ। प्रेशर कम तो वॉल्यूम इंक्रीज तो मोर मोल्स की तरफ जाएगा। अगर डेल्टा जीरो है, जब इधर भी इधर मिलते तो प्रेशर बढ़ा लो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये होता है ये ट्रिगर बेटा तो बैकवर्ड इंक्रीज टेंपरेचर, और आपको बैकवर्ड जाना है तो टेंपरेचर बढ़ा दो किसमें? एक्सो में। लेकिन अगर एंडो में अगर एंडो तक रिएक्शन टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो फॉरवर्ड पे जाएगी। तो ऐसा हो सकता है एंडो में अंदर से फिट होना चाहिए, तो बेटा तो फिट एंडो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इफ वी इंसर्ट मतलब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ व्हाट ब्रो? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो डेल्टा एन जी अगर 0 है तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 है तो जो आपका रिएक्शन है मोल मोल्स की तरफ जाएगी, क्योंकि कुछ ऐड हो रहा है तो मोल की तरफ जाएगी। वॉल्यूम कांस्टेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कैटलिस्ट का नो इफेक्ट इन के इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट का कोई फर्क पड़ता नहीं, इसका इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये था हमारा पूरी सारी चीज़ें। बाकी एक और फॉर्मूला है इसमें, बस उसको यूज आज तक मिला नहीं, दैट इज एम थ्योरेटिकल बाई अल्फा का एम थ्योरेटिकल बाई एम ऑब्जर्व बाई एम ऑब्जर्व इनटू n1 बाई डेल्टा एन जी। n1 क्या रिएक्टेंट साइड का मोल, डेल्टा एन आपको पता है। एम थ्योरेटिकल क्या है, हमको देते हैं जो निकालते हैं फॉर्मूला और ऑब्जर्व करते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसका कैसे लिख सकते हो कि थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी बाई ये वेपर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, आपको पता है वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। अच्छा एक इसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट पर सॉलिड सॉल्यूशन होता है, तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ सैचुरेशन के बराबर होता है। रेट ऑफ डिसोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ अनसैचुरेशन। रेट ऑफ अनसैचुरेट हो रहा है वो अनसैचुरेशन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई फिनिश माय वीडियो। थैंक यू।